हेलो दोस्तों, कैसे हो? आप सभी लोग तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैं तो कहानी को शुरू करते हैं। मेरे भैया 35 साल के हो चुके थे, लेकिन फिर भी वह कुंवारे थे। मुझे और मेरे पति को एक साथ देखकर भाई साहब हमेशा तड़पते रहते थे। जब भी मेरा पति कहीं बाहर जाता, तो मौका पाकर भाई साहब मुझे अपने कमरे में बुला लेते या फिर देर रात तक मेरे कमरे में आ जाते। एक बार भाई साहब ऑफिस से देर रात घर आए। आते ही वह अपने कमरे में जाकर कंबल ओढ़कर सो गए। सुबह उनको दूध देने के लिए मैं उनके कमरे में गई। उस समय उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। जब भाई साहब ने अपने ऊपर से कंबल हटाया, तो सामने का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गई। उनके ऊपर से कंबल हटते ही मेरी नर उसके ऊपर ठहर गई, क्योंकि वह तो इतना बड़ा मेरा नाम सिमा है। मेरी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। इन 2 महीनों में मैंने अपने पति नितिन के व्यवहार में कुछ ऐसा देखा जो मुझे लगातार असहज कर रहा था, चाहे छोटी चीज हो या बड़ी। जब भी मैंने कुछ मांगा, नितिन का एक ही जवाब होता, भाई साहब से पूछ कर लाता हूँ या फिर भाई साहब से पैसे लेता हूँ। हर बार हर निर्णय के लिए नितिन अपने बड़े भाई राजीव की अनुमति लेता था। मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों मेरा पति अपनी हर बात के लिए अपने बड़े भाई पर निर्भर करता है। नितिन और राजीव दोनों भाई हैं। नितिन छोटा है, जबकि राजीव बड़े भाई हैं। राजीव ने अब तक शादी नहीं की थी और घर में एक तरह से मुखिया की भूमिका निभा रहे थे। शुरुआत में मुझे लगा कि यह सिर्फ एक आदत है जो समय के साथ बदल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, मुझे यह एहसास हुआ कि यह नितिन के व्यवहार का एक स्थायी हिस्सा है। उसे हर बार राजीव की राय की जरूरत पड़ती थी, चाहे वह छोटी सी बात हो या बड़े फैसले। यहाँ तक कि हमारे निजी मामलों में भी वह राजीव की सलाह लिए बिना कोई कदम नहीं उठाता था। एक दिन मैंने सोचा कि अब और चुप रहने से काम नहीं चलेगा। मैं इस मुद्दे को सीधे नितिन के सामने उठाना चाहती थी। मैंने अपने मन की सारी बातें एकत्र की और निर्णय लिया कि मैं नितिन से खुलकर बात करूंगी। रात का समय था। खाना खाने के बाद मैंने नितिन से कहा, नितिन, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। नितिन ने मेरी ओर देखा और कहा, हाँ बताओ। मैंने अपनी बातें संयम से शुरू की। मैंने इन 2 महीनों में एक चीज महसूस की है। जब भी मैं तुमसे कुछ कहती हूँ या कुछ मांगती हूँ, तुम हमेशा कहते हो कि भाई साहब से पूछ कर लाता हूँ या भाई साहब से पैसे लेता हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हर चीज के लिए तुम्हें उनके पास जाने की जरूरत क्यों पड़ती है। नितिन ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, तुम नहीं जानती कि भाई साहब ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। उन्होंने अपनी सारी खुशियों की कुर्बानी दी है ताकि हम सब खुश रह सकें। मैं उनके बिना कोई फैसला नहीं ले सकता। मैंने समझदारी से कहा, यह बात सही है कि परिवार के लिए त्याग करना बड़ी बात है, लेकिन नितिन, हमारी शादी एक नए रिश्ते की शुरुआत है। इस रिश्ते की बुनियाद विश्वास और आप निर्णयों पर टिकी होती है। मैं यह नहीं कह रही कि आप अपने भाई की सलाह ना लें, लेकिन हर बात के लिए उन पर निर्भर रहना ना तो हमारे रिश्ते के लिए सही है और ना ही आपकी खुद की स्वतंत्रता के लिए। नितिन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझता हूं कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन भाई साहब ने हमेशा मेरे लिए सही निर्णय लिया है। मुझे उनकी सलाह के बिना कुछ भी करने में डर लगता है। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई गलती करूं। मैंने धीरे से नितिन का हाथ थामा और कहा, गलतियां हम सब करते हैं, लेकिन यही तो सीखने का तरीका होता है। अगर हम हर बार दूसरों की राय पर निर्भर रहेंगे, तो हम अपने जीवन में कभी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाएंगे। मैं चाहती हूं कि हम दोनों मिलकर अपने फैसले खुद ले, चाहे वह छोटे हों या बड़े। नितिन की आंखों में कुछ अजनबी सा था, लेकिन वह चुप रहा। वह मेरे शब्दों पर गहरे विचार में डूबा हुआ था। मैंने इस पल को महसूस किया। यह एक ऐसा क्षण था जब मुझे पूरी उम्मीद थी कि नितिन जल्द ही खुद को स्वतंत्र रूप से सोचने की दिशा में बदल सकता है। मैंने अपने पति नितिन से पूछा, भैया ने शादी क्यों नहीं की? तब उन्होंने जवाब दिया, अब तक मुझे भी इसका कारण समझ में नहीं आया है। भैया को शादी करने की इच्छा नहीं थी, इसीलिए माँ ने मेरी शादी करा दी। मैंने धीरे धीरे महसूस किया कि घर में जो कुछ भी था वह राजीव भैया के द्वारा था। उनका व्यवसाय, संपत्ति और घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। राजीव ने अपनी कंपनी स्थापित की थी और नितिन उसी कंपनी में काम करता था। सीधे शब्दों में कहे तो वह अपने भाई की कंपनी संभालता था। हमारा घर भी राजीव भैया ने ही बनवाया था। घर में दोनों भाई साथ रहते थे और मैं भी अब इस घर का हिस्सा बन चुकी थी। मेरी सासू माँ मुझसे कहती थी,
अब तुम घर में आई हो तो तुम्हारे और नितिन के साथ देने से शायद राजीव का भी शादी करने का मन हो जाए। कुछ दिनों तक मैंने भी राजीव भैया को शादी के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। मैंने कई बार उनकी शादी ना करने का कारण जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। उनका कोई ठोस जवाब नहीं था। 2 महीने के अंदर ही मैं ससुराल में अच्छी तरह से बस गई थी। मेरे ससुर नहीं थे, लेकिन उनके बिना भी घर की पूरी जिम्मेदारी राजीव भैया ही संभालते थे। मैंने महसूस किया कि घर में सिर्फ एक व्यक्ति यानी राजीव भैया के फैसले ही महत्वपूर्ण थे और वह हर बात में मेरी मदद करते थे। हालांकि मेरे लिए राजीव भैया का बर्ताव ठीक था। वह मुझ पर किसी भी बात के लिए रोक टोक नहीं करते थे। लेकिन एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई। एक बार भाई साहब को हल्का बुखार हो गया। 4-5 दिन तक वह घर पर इलाज कराते हुए ऑफिस जाते रहे, लेकिन धीरे धीरे बुखार मलेरिया में बदल गया। तब उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। राजीव भैया अब 15 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। इन दिनों में अस्पताल में टिफिन लाने और ले जाने की वजह से मैं शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुकी थी। अस्पताल के चक्कर लगाने से थककर मैंने सोचा कि अब मुझे थोड़ा आराम मिलना चाहिए, लेकिन घर में एक नौकरानी काम करने के लिए थी। फिर भी मुझे ही अधिकतर काम करना पड़ता था। घर वालों को मेरे हाथ का खाना ज्यादा पसंद था और नौकरानी के हाथ का खाना नहीं खाते थे। यहाँ तक कि मेरी सासू माँ भी मुझसे एक रोटी बनाने को नहीं कहती थी। एक दिन मैंने सासू माँ से कहा, माँ, मेरी बहुत भाग दौड़ हो रही है। नितिन के लिए अलग खाना बनाना पड़ता है, फिर भाई साहब के लिए बिना मिर्च मसाले का खाना बनाना पड़ता है, और आपको भी अलग खाना चाहिए। अब भैया कुछ दिन घर पर ही आराम करेंगे तो उनकी देखभाल आप कर लीजिए। तब सासू माँ बोली, सिमा, अभी तुम जवान हो, इतनी जल्दी कैसे थक गई? पहले हमारी जॉइंट फैमिली थी। अगर आप ऐसी और कहानी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।